हेलो, मैं सिर्फ उत्कर्ष गुप्ता और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यूज़ यूट्यूब चैनल K7 उत्कर्ष क्लासेस में। आज मैं यहाँ पे क्लास 11 की फिजिक्स के स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 11 की कंप्लीट फिजिक्स मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा और इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस क्लास 11 का A to Z फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट जो भी है वो वहाँ तक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और उसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ। आज का मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे एक छोटा सा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आज मैं आपको बताऊँगा। इसके 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। एक लेक्चर में आपका अलजेब्रा प्लस लॉग और प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी और साथ ही साथ दूसरे लेक्चर में आपको बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स समझाई जाएगी। जो सारी मैथमेटिक्स आपकी पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज़फुल है। ठीक है, उसके बिना मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स के डेरिवेशंस को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस लेक्चर को बनाना बहुत ज़रूरी है और आपके क्लास 11 की फिजिक्स की स्टार्टिंग यहीं से शुरू होगी। चलिए तो आज शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ पोर्शंस पढ़ेंगे, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अलजेब्रा, दूसरा हम लोग लॉग के कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अलजेब्रा में बहुत ही ब्रॉड आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं इतनी ब्रॉड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत ही छोटे में और बहुत ही मिनिमम चीज़ें में पढ़ाऊंगा जो ज़रूरी है। तो जो सबसे ज़रूरी यहाँ पे आता है अलजेब्रा में, वो आता है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको हेल्पफुल होगा। फिजिक्स में थोड़ी सी कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मेशन होते हैं, तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में, और हम लोग यहाँ पे वही चीज़ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाता है जब उसकी डिग्री कितनी होती है, 2। वेरिएबल डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये समझाया गया, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो आप सोचो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि a आपने 0 रखा तो 0 की वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0। तो इक्वेशन बचेगा सिर्फ bx + c। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री 1 आएगी, और क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस वो होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे 2 डिग्री और चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिग्री का इक्वेशन फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे खास बात है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, और साथ ही साथ इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है x² यानी 2 डिग्री का, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग। तो एक मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कैसे कैसे करते हैं, तो आप बीच के टर्म्स को आप ब्रेक करते हैं, और दूसरा मेथड है आपका श्रीधराचार्य।
श्रीधराचार्य मेथड। दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम देखते हैं, बस फटाफट एक एग्जांपल लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप के होते हैं और कैसे उसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट a यहाँ पे bx जैसे था, वहाँ पे b की जगह आपको मुझे -5 दिख रहा है जो x का कोफिशिएंट है, और 6 वो एक कांस्टेंट था c जो c है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है सबसे सिंपल सा है, श्रीधराचार्य लगाए या स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। अगर स्प्लिटिंग लगाते हैं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इस तरह स्प्लिट करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर ये मेरा 5x है -5x और प्रोडक्ट करके वो +6 आना चाहिए। तो स्प्लिट इस तरह कुछ हो जाएगा, 3x और 2x, -3x -2x ऐड करेंगे तो -5x और -3 × -2 +6, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे टर्म है, कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लिया तो हो जाएगा x -3 और यहाँ पे -2 लिया तो x -3 का ब्रैकेट फिर से कॉमन हो जाएगा और बचेगा x -2। आप दो ब्रैकेट्स हैं, दो नंबर है, दो टर्म है, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होता है, तो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा, जब उनमें से कोई एक टर्म 0 होगा। आप दुनिया में कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब तभी 0 होगा जब उनमें से कोई एक नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग 0 के इक्वल करते हैं नाउ और वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये 0 होगा तो x = हो जाएगा 3, और इफ x -2 अगर 0 रहा होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की ऐसे दो वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, ये आपका स्प्लिटिंग है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको इसी इक्वेशन का श्रीधराचार्य मेथड बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। x² - 5x + 6 = 0। श्रीधराचार्य मेथड से क्या करते हैं, पहले कंपेयर करना पड़ेगा कोई जनरल इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, a is 1, क्योंकि x² के कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो वो 1 माना जाता है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। ये आपको पता होगा कि क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ी है। b = -5 विद साइन एंड c = +6। जब आपको a b c की वैल्यू मिल जाए तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, x = -p ± √b² - 4ac होल बाई 2a। ये फॉर्मूले पे आप जैसे ही सारी वैल्यूज को रखेंगे आपको डायरेक्ट x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य में सबसे सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, उस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से और उसके बाद फिर इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जस्ट तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। माइनस फॉर्मूले का माइनस है, b मीन्स -5 प्लस माइनस √b², दैट मीन्स -5² - 4a, a मीन्स 1 एंड c मीन्स 6, 2 और a मीन्स 1। ये सारी वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे आपको x का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा।
वहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है 2 और 3 आएगी, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या आता है। तो x इज इक्वल टू इट इज +5 प्लस माइनस अंडर रूट इट इज 25 माइनस 4 1 जा 4 6 24 होल बाई 2 which is equal to 5 plus minus root 1 upon 2 which is equal to 5 plus minus 1 upon 2, ठीक है। यहाँ पे है now x is equal to 5 plus minus 1 upon 2, that means take पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 plus 1 by 2 means 3, and if we take negative sign then x is equal to 4 minus 1, 5 minus 1 is 4 and by 2 is 2, ये आंसर, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे सिंपल मेथड पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल इक्वेशन से पहले कंपेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ABC कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करना है, इसलिए इसका कंपैरिजन करना ज़रूरी है। तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आप चुपचाप कंपैरिजन करिए और उन वैल्यूज को लाके इस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये क्लास 10th में था, तो मैं भी मान के चला जाता है कि आपको आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत ही लेंथी पोर्शंस हैं। बाइनोमियल्स आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, तो ये सब के अगर मैं एक्सपेंशंस पढ़ाऊंगा तो एक्सपेंशंस में समय लगेगा और समय के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बायो के लिए, बायो उन्होंने साइंस में लिया होगा, तो उनके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा लेक्चर्स, इसलिए मैं ऐसा लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ जो मैथ ग्रुप या बायो ग्रुप दोनों के लिए हेल्पफुल हो और ईजी हो, कन्वीनियंट हो, ठीक है, ताकि किसी को भी पढ़ने में ये ना लगे कि ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है और ये बोरिंग लेक्चर है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम कुछ ऐसा समझेंगे जैसे हम लोग पावर में नंबर को पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर उसके एक्सपोनेंशियल पावर जो भी है, स्क्वायर है, क्यूब है या 4 पावर 5 पावर जो भी है, उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लॉगरिथम का यूज होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 100 है, 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log 100 इज इक्वल टू log 100 की वैल्यू हम लोग 2 लिख सकते हैं, लेकिन ऑन द बेस 10, ऑन बेस 10 कैसे लिखा गया? ये जो आपका नंबर है जिस पर पावर लगी है, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, बेस नंबर, तो बेस, ठीक है, वो बेस जो है आपको बेस बन जाएगा, बेस नंबर है इसलिए बेस, इसको बोलते हैं बेस नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे जो 10 है ये है बेस नंबर, ये जो है वो एक्सपोनेंट है पावर, ठीक है, ये आपका नंबर है। तो यहाँ पे जो लॉग, नंबर का जो लॉग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर है, जो बेस है वो बेस लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कुछ ऐसा समझिए, ऐसा समझिए ना कि लॉग जो 100 है, लॉग 100 यानी 100 को कैसे कैलकुलेट करता है लॉग 100 क्या कैलकुलेट होता है, उसकी वैल्यू 2 आती है, लेकिन कब? जब उसका बेस क्या हो, 10 हो। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, यू नो दैट 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं log 32 की वैल्यू क्या होगी, log 32 की वैल्यू ऑन द बेस ऑफ 2 के बेस पे क्या होगी, वो होगी 5, यानी जब log 32 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे ऑन द बेस, इस बेस नंबर पर, तो वो कितनी आएगी 5। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉग का, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा ऐसा यूज हम आपको
नहीं बता रहे कि आपको इसमें मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट समझा दिया, डेरिवेशन समझा दिया, आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको कुछ फॉर्मूला पर है उसको पढ़ते हैं। ये रूल होते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज करने का, बेस नंबर को कैसे लॉग में, नंबर को कैसे लॉग लिखते हैं, बेस को कैसे हम लोग बेस में बनाते हैं, इसको बोलते हैं लॉग का बेस, इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉग। ठीक है, बेस ऑफ लॉग। देखिए लॉग में कुछ रूल है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। अगर हमने समझा कि 100 इज इक्वल टू 10 पावर 2 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, यानी log 100 की वैल्यू ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में लेके चलता हूँ, 8 इज इक्वल टू a टू द पावर m इज इक्वल टू n है, a टू द पावर m की वैल्यू कितनी है, n है, तो वी कैन से दैट कि log n की वैल्यू क्या होगी, log n विल बी बेस क्या हो जाएगा, बेस नंबर a ऑन द बेस a इज इक्वल टू m। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। log n की वैल्यू क्या होगी, log n की वैल्यू ऑन द बेस a, ये बेस नंबर बेस बन जाएगा, बेस a इज इक्वल टू m, क्या हो जाएगी, m के इक्वल आएगी। सेम प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से इफ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर a का पावर 0 है तो वो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपोनेंट में पढ़ रखे हैं। a टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो a पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग में, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि log 1 की वैल्यू 0 होगी चाहे बेस a पर, बेस a कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। आप सोचिए बेस a की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर दो आप। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, log 1 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 17 पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स log 1 ऑन द बेस 17 इज इक्वल टू 0, यानी log 1 की वैल्यू ऑन द बेस 17 क्या होगी, 0 होगी। चलिए किसी की भी पावर 0 है और उसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपोनेंट में जानते हैं, तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 0, चाहे बेस कुछ भी हो। और एनी बेस, या रूल हो गया, ये रूल है, नोट करिएगा, और एनी बेस वैल्यू ऑफ log 1 will be 0। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंट। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ पे मैंने m इज इक्वल टू 0 कर दिया, m की वैल्यू अपने आप 1 हो गई। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको ये कॉपी करिएगा। अब इफ a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 होता है, तो a होता है कोई किसी भी नंबर के पावर अगर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं लॉग में, दैट मीन्स log a की वैल्यू क्या होगी ऑन द बेस a इज इक्वल टू आएगी 1। दिख रहा है कि log a की वैल्यू ऑन द बेस a क्या होनी चाहिए, 1, क्या आएगी, 1। तो इससे रिजल्ट वही निकल के आता है कि इफ नंबर एंड द बेस नंबर ऑफ log is same, then its value becomes 1. If the number and the number of base of log is same, it becomes
1, इट बिकम्स 1। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये रूल हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताता हूँ, सिंपल जिनको आपको सिर्फ याद रखना है, और आपके फिजिक्स के में इसको जहाँ भी यूज होना होगा वो यूज हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको कोई इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पहला, लॉग, बेस ध्यान रखना है लॉग में, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ लॉग m into n on the base a is, इसको मैं इरेज कर देता हूं, is log m plus log n, ठीक है ना। अब याद रखिए लॉग में अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका जो लॉग है वो उन नंबरों के लॉग के सेपरेट लॉग के सम के इक्वल होगा फॉर द सेम बेस, फॉर द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, ठीक है ना। बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकंड, इसी तरीके से डिवीजन रूल भी है कि इफ टू नंबर आर डिवाइडेड देन देयर लॉग will be log of first number subtracted log of second number, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा रूल भी है, ठीक है। log of any number to the power any number, इसी log m to the power n on the base a, अगर log m to the power m की वैल्यू on the base a निकालनी हो तो वो क्या होगी? वो होगी n log m, n log m। जितना यहाँ पे पावर होता है ना, जितना ये पावर होता है, ये पावर बाहर आता है लॉग में, ये जितना पावर होता है ना लॉग में, किसी भी नंबर का आप लॉग ले लो, अगर उस पर पावर लगा है तो वो पावर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो लॉग नंबर उतने टाइम्स क्या हो जाएगा? लॉग नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका रीजन भी है, आप देख सकते हो, सारे फॉर्मूले इधर मैं दिखा देता हूँ। रीजन है, रीजन ये है कि आप देख रहे हो लिखा है log m to the power n, log m to the power n on the base a। इसको मैं एक्सपैंड करूँ तो ये क्या आएगा? log m into m कितने टाइम्स? n टाइम्स, n टाइम्स ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। m टू द पावर n का मतलब क्या? ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे n टाइम्स, और n टाइम्स का मल्टीप्लाई मतलब कि ये n टाइम्स जुड़ेगा। log m प्लस log m सारे बेस a हैं, प्लस log m प्लस कितनी टाइम्स? n टाइम्स, n टाइम्स से ये जुड़ता जाएगा। कोई भी नंबर सेम नंबर n टाइम्स तक जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ नंबर। भाई x x करके अगर हम लोग 100 बार जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 100x। तो अगर हम लोग log m को log m n टाइम्स तक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? n इंटू log m। तो ये हो जाता है log m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला, इसका आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक थोड़ी जानकारी दे देते हैं। नेचुरल लॉग का इंपॉर्टेंट है। तो बेस चेंज फॉर्मूला, फोर्थ पॉइंट, तो बेस चेंज फॉर्मूला में है क्या कि इफ log m ऑन द बेस a लिखा है, ठीक है ना, log m की वैल्यू फाइंड करनी है एट बेस a, तो ये जो होती है आप इसको बेस चेंज कर सकते हैं। इसका बेस a है, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको सुटेबल हो। अगर आपको कैलकुलेशन के हिसाब से जो सुटेबल बेस लगेगा अगर वो बनाना है तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बना सकते हैं log, मैं इसको b बना लेता हूँ, बेस b कर दूँ तो ये m नंबर लिख दूँ तो ये चेंज हो जाता है कि log आप सेम बेस पे रखेंगे और जो आपने बेस बनाया है वो नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है log m बेस a है तो इसको आप लिख सकते हैं log m बेस
जो भी आपको चेंज करना हो आपके सुटेबल प्रॉब्लम के अनुसार, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, लॉग जो बेस बनाया वो नंबर और फिर ओरिजिनल बेस पर, किस पे, लॉग बी, यानी जो बेस बनाया वो नंबर और किस पे, ओरिजिनल बेस पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको, ठीक है, मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अब एक होता है नेचुरल लॉग, फिफ्थ नंबर नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग है जिसको हम लोग ln के नाम से जानते हैं, नेचुरल लॉग ln। नेचुरल लॉग है क्या कि यहाँ पे जो लॉग m होता है वो बेस a ना होकर e। अब e क्या है, e एनी बेस नहीं है, e इज एन एक्सपोनेंट। हियर e tends to exponential, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। e क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जो आपका होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ठीक, उस पे ये बेस लिया गया है, ठीक है। तो इस log m की वैल्यू क्या होगी, इस log m की वैल्यू हो जाएगी 2.3026 इंटू log m बेस 10, यानी जो log 10 बेस पर m की वैल्यू होती है उससे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.3026 उतने टाइम्स ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको लिखते भी हैं नेचुरल लॉग, ठीक है ना। इसको कैसे लिखते हैं, ln। अगर ln लिख दिया, ln का मतलब हो गया log ऑफ एनी नंबर बेस e। ये समझिए ln क्या दिखाता है कि ये लॉग है, नेचुरल लॉग लिया गया है, लॉग ऐसा नेचुरल लॉग लेंगे मतलब जिसका बेस क्या होगा, e होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉग खत्म होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आता है, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ लिया है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेबल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एक हम बना लेते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पे B इज राइट एंगल, B इज राइट एंगल, ठीक है ना। और ये एंगल C का वैल्यू है थीटा। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, वो साइड्स के रेशियोज जो होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स होते हैं, इनका आपस में रेशियो बनाते हैं, जैसे कभी हाइट का हाइपोटेनस से, हाइट का बेस से, या बेस का हाइपोटेनस या बेस का हाइट से। तो ये जो रेशियोज बनते हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें आपने पढ़ा होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 90 के सामने जो साइड्स होती है वो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये बेस है, बेस को क्या बोलते हैं, किसके बोलते हैं, बेस। तो जो 90 और थीटा एंगल से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। जो एंगल और 90 के साथ कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं बेस। फिर जो एंगल आप मेजर कर रहे हो उस एंगल के सामने जो साइड दिखती है उसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होती है, ठीक है, फिर से बात करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा दो ऐसे साइड्स का रेशियो होता है जो हमको रिप्रेजेंट करता है हाइट और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा जो है वो हमारा हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो दैट इज AB और हाइपोटेनस हमारा AC, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो हमारा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस मतलब BC और हाइपोटेनस इज AC। tan थीटा जो है वो किसका रेशियो होता है, वो हमारा हाइट और बेस का होता है, ठीक है। वो हमारा हाइट और बेस का होता है। तो हाइट इज AB एंड बेस इज BC, ठीक है।
अगर मैं कहूँ कि अगर इसका उल्टा रेशियो लिया जाए, जैसे ये हाइट अपॉन हाइपोटेनस, अगर मैं हाइपोटेनस का रेशियो हाइट के साथ लूँ तो उसको बोलते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं? कोसेक रेशियो। तो कोसेक थीटा किसका किसका रेशियो होता है? वो होता है हाइपोटेनस अपॉन हाइट, दैट मीन्स AC अपॉन AB। इसी तरीके से सेक जो रेशियो होता है, सेक थीटा, यहाँ पे जो सेक रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस का रेशियो हाइपोटेनस के साथ, मीन्स BC अपॉन AC, सॉरी, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी AC अपॉन BC। शायद मैंने गलत बोला था क्या? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है ना, शायद मुझसे गलत निकला हो इसलिए थोड़ा सा सॉरी। ठीक है, फिर होता है कॉट। कॉट क्या होता है? कॉट जो होता है वो हमारा यहाँ पे हाइट अपॉन बेस होता है, तो कॉट की वैल्यू जो tan में होता है हाइट अपॉन बेस, तो कॉट की हो जाएगी बेस अपॉन हाइट। ये जो रेशियो होता है वो होता है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। इन्हीं से मिलकर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जनरेट होती है। इन सारे रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। जब हाइट का हाइपोटेनस से रेशियो लेते हैं तो उसको साइन रेशियो बोलते हैं, जब बेस का हाइपोटेनस से लेते हैं तो उसको कॉस रेशियो बोलते हैं, जब हाइट का बेस के साथ रेशियो बनता है तो उसको टैन बोलते हैं, टैन रेशियो, जब हाइपोटेनस का हाइट के साथ बनता है तो उसको कोसेक बोलते हैं, हाइपोटेनस का बेस के साथ बनता है तो सेक बोलते हैं, और जब बेस का हाइट के साथ बनता है तो कॉट बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसमें आता है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत होती है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो उसके हिसाब से स्क्वायर रिलेशन बनते हैं। स्क्वायर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। पहला है जो वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा में अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। थर्ड, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये तीन आपके स्क्वायर रिलेशंस हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री फाइंड के रेशियोज में, और ये आपके यूज भी होंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है ना। वैल्यूज पर आते हैं, यहाँ थीटा और यहाँ रेशियोज। तो ठीक है, रेशियोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखेंगे और उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे एंगल्स पे, ठीक है, गिवन एंगल्स पे। जैसे पहला रेशियो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, लास्ट में कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आपने देखा था कि साइन का रेशियो जो होता था, साइन किसका किसका रेशियो होता था? वो हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता था। किस साइड्स के रेशियो होते थे? हाइट अपॉन हाइपोटेनस। और कोसेक के बारे में आपने देखा था कि वो जो होता था रेशियो वो हाइपोटेनस अपॉन हाइट होता है। इसका मतलब साइन रेशियो और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे मीन्स रेसिप्रोकल। कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। तो साइन और कॉस
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल उन नंबर्स को कहते हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 1 आता है, ठीक है। तो साइन और कोसेक रेशियो जो है आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू हर एंगल्स पे मिल जाए, ठीक है, तो हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। उल्टा अगर इसकी वैल्यू 3/5 तो इसकी वैल्यू 5/3, इसकी वैल्यू 1/7 तो इसकी वैल्यू 7/1, ठीक है। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आपको पता होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होती है 1/√2, ठीक है। 60 होती है √3/2 और 90 होती है 1। साइन जो है वो इंक्रीजिंग रेशियो है, एंगल के साथ साथ इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग है, एंगल के साथ साथ ये इंक्रीज करता है। ये बात से बाद में करेंगे, ये सब यहाँ पे नहीं, ठीक है। कॉस क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ और फिर होती है 90 की 0, ठीक है। और tan क्या होता है, tan जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। सब बेसिक आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, इसलिए मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं किया। तो साइन अपॉन कॉस 0.1 इज 0, ये गया 2 से 2 गया 1/√3, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 1, √3/2 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो √3 और 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, ठीक है ना। कॉट क्या है, अभी मैंने कहा कि tan का रेसिप्रोकल होगा कॉट, साइन का कोसेक था, उसी तरीके से कॉस का सेक होगा और tan का कॉट होगा। तो अगर tan होता था हाइट अपॉन बेस तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन हाइट, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल है तो जो tan की वैल्यूज होंगी उसी एंगल पर अगर कॉट की वैल्यू लिखनी है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। ये रूट tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो अगर मैं कॉट की चाहिए तो कॉट की कैसे निकलेगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/√3 का 1 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 में डिवाइड कर देंगे 1/√3, तो ये हो जाएगा √3, ये 45 की 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 और 1/अनडिफाइंड इज 0। 1/अनडिफाइंड कैसे 0 होता है, 1/∞ आप करते हो तो ये हो जाता है 1/1/0, ये 0 ऊपर जाता है तो 0 × 1/1 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, 1/अनडिफाइंड इज 0। सेक क्या होगा, सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा करेंगे 1/1 इज 1, इसको उल्टाएंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करते हैं आप रेसिप्रोकल तो √2, इसको करते हैं तो 2, इसको करते हैं 1/0 इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। कोसेक में साइन का रेसिप्रोकल दैट इज 1/0 इज अनडिफाइंड, ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1/1 इज 1, 1/1 इज 1। तो ये आपके बेसिक वैल्यू थे, बेसिक एंगल पे ये साइन रेशियोज के वैल्यू थे। और भी एंगल्स पे निकालते हैं, उसका भी आगे समझाते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसकी नोट्स प्रिपेयर करिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रिलेशन आप जानते हैं एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में और एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर 2π घूमने का मतलब क्या होता है, 2π अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे 2π घूमते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। आपने यहाँ ए पोजीशन से स्टार्ट किया, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए और वापस ए पोजीशन पे आ गए,
एक साइकिल कंप्लीट करके, उसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन घूमना। एक चक्कर क्या होता है 2 पाई, और ये एक चक्कर में आप कितना घूमते हैं 360 डिग्री। डिग्री में कितना घूमते हैं 360 डिग्री, मीन्स 2 पाई आपका किसके इक्वल है 360 के। ये रेडियन में है, ये इसको मैं लिख दूं 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई जो है वो रेडियन में है, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो पाई किसके इक्वल है पाई रेडियन 360 बाई 2, दैट मीन्स 180 डिग्री। 180 डिग्री के अगर मैं यहाँ से पूछूं 1 रेडियन, अब ये पाई आपका इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से मैं पूछूं 1 रेडियन किसके इक्वल है 1 रेडियन। तो आप क्या करोगे इस पाई को ले जाकर 180 में डिवाइड कर दोगे, तो 180 डिग्री बाई पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री बाई 3.14। डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 57.3 डिग्री। मीन्स 1 रेडियन जो होता है वो कितना एंगल होता है 57.3 डिग्री अप्रॉक्स। अप्रॉक्स 57.3 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये डिग्री और एंगल में रिलेशन है, डिग्री और एंगल में रिलेशन है। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं 1 रेडियन निकाल के बता दिया हूँ, ठीक है 1 रेडियन बता दिया हूँ निकाल के। अब इसको और भी कायदे से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1 रेडियन, अगर मैं कहूँ कि रेडियन नहीं मुझे डिग्री में निकालो कि कितने रेडियन होते हैं। अब यहाँ बता रहे 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो आप यहाँ से जानते हो पाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई भी कह सकते हो। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180। अब आपको 1 डिग्री पता करना है कितना होता है, तो 1 डिग्री कितना होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री कितना होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिजिक्स में इसका ये बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में चलते हैं। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके बारे में कि वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट में मेजर करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ठीक है ना। तो वहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे जानते हो, इसलिए हम वहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में गए थे। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये क्या कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ, ठीक है ना। क्वाड्रेंट भी आपको पता है। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो एंगल स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एंगल किसी भी लाइन का। और कोई भी पार्टिकल कहाँ से चलना स्टार्ट करता है बेसिकली, तो हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है मूव करना या चलना, ठीक है। ये हो जाता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको बोला जाता है। फिर यहाँ मैं बात करता हूँ कि अगर कोई भी लाइन या कोई भी लाइन कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना, वो एंगल बना रही है जो भी है, ठीक है। तो वो एंगल जो मेजर करते हैं उसको रेशियोज, उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकालेंगे। मान लो ये कोई लाइन है जो 60 डिग्री बनाएगी, तो वो कहाँ लाइज करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री बनाएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर वो 200 डिग्री बनाएगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, और अगर वो भाई 270 से ज़्यादा बनाएगी तो क्या किसमें आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। तो इसमें जो एंगल मेजर होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मेजर होता है, और इस क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक मेजर होता है। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 180 से 270 डिग्री तक मेजर होता है, और फिर 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर होता है, ठीक है ना। 360
360 तक, 360 डिग्री तक मेजर होता है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे मेजर करते हैं? अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो एंगल 90 है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिल जाए साइन 240 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब साइन 90 तक की तो वैल्यू आपको अभी प्रीवियस चार्ट में पढ़ा दिया, तो यहाँ पे 240 की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि एक रूल लगेगा, इस रूल को याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ लगेगा ऑल, यहाँ पे रखेंगे साइन, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे tan और यहाँ पे cos। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी याद करते हैं, ASTC, दैट मीन्स एड, ट्रिक है याद करने का, ASTC, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, शॉर्टकट, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगल, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑल का मतलब क्या है। ये साइन tan cos यहाँ पे क्यों लिखा है? ऑल मतलब ये है कि इस 0 एंगल से लेकर 90 एंगल तक के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे उनका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप निकालिएगा तो वो पॉजिटिव होगा। सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चाहे साइन है, चाहे कॉस है, चाहे tan, sec, cosec, cot, कुछ भी है, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम लोग एंगल ज्यादा हो जाएगा 90 से और 180 से कम रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो वहां पे साइन का कोई भी एंगल या साइन का रेसिप्रोकल जैसे कोसेक होता है, तो साइन का या कोसेक का कोई भी एंगल जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइन का और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? रेसिप्रोकल तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन से ही बना है वो, ठीक है। तो साइन का जो रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे? नेगेटिव। साइन वाला पॉजिटिव रहेगा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी tan, cot, sec और cos जो है वो क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे ऑल था, सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से आप यहाँ समझे होंगे, यहाँ पे tan लिखा है, इसका मतलब सर जब 180 से और 270 के बीच का जो एंगल आएगा उसके लिए जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ tan वाले जो होंगे और इसका रेसिप्रोकल cot वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। tan और cot पॉजिटिव, बाकी साइन, कॉस, कोसेक, सेक चारों के चारों नेगेटिव, ठीक है। कॉस में क्या होगा? आप समझ गए कि जब 270 से लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल आएगा, ठीक है, उसमें अगर कॉस आया, कॉस का एंगल, और या उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो अगर ये आता है तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगी इसकी वैल्यूज, बाकी सारी जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जैसे साइन है, कोसेक है, tan है, cot है, वो नेगेटिव आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे साइन, ठीक है ना, साइन मैंने कहा साइन 120 डिग्री, अभी आप बताओ साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया? तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में तो 90 तक होता है, 120 डिग्री किस में आएगा? 90 और 180 के बीच में आता है, ठीक है ना, इनके बीच में कहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब साइन वाला भी पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसेक वाला भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर cos 120 हो जाए तो क्या होगा? 120 डिग्री फिर वहीं पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे साइन वाला जैसे पॉजिटिव होता है, cos, tan, cot और उसके cos का रेसिप्रोकल जो सेक है वो अपना नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और है, तब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए रुका हुआ हूँ, ठीक है। नेगेटिव आएगी, यानी ये वाला कैसे आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये आएगी नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये साइन का जो इसमें साइन होता है वो समझ में आ गया, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। अब वैल्यू क्या होगी भाई? साइन 120 की वैल्यू क्या है, ठीक है। इस एंगल पे साइन रेशियो क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, क्या होता है? पता करेंगे ना।
तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इसको बोलते हैं 90 प्लस एंगल और 90 माइनस एंगल का रूल। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल हैं, तो हम चलते हैं। सबसे पहला रूल होता है माइनस थीटा रूल, ठीक है, माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या है? देखो आप इधर चलते हो तो पॉजिटिव थीटा, आप इधर गए तो प्लस थीटा, और इधर चले आए तो माइनस थीटा। भाई आपका एंगल यहाँ से है ना, ये आपका बेस लाइन है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका अगर बेस लाइन है तो आप इसके ऊपर से ऐसे चले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो ये पॉजिटिव एंगल है, तो प्लस थीटा। और अगर आप उल्टा चलने लगे, पहिया उल्टा घुमा दिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का मतलब ये है कि जब यहाँ पे आप खड़े हो और आपका एंगल नेगेटिव हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैं अलग कर देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कॉस माइनस थीटा या माइनस 45, तो कॉस माइनस 45 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कॉस माइनस 45, तो माइनस 45 का मतलब क्या समझे आप? लाइन ऊपर गई या नीचे गई? सिंपल सी बात है, माइनस का मतलब है कि एंगल निगेटिव है, नीचे आ गया। तो माइनस 45 आप जानते हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। क्वाड्रेंट आपको पहचानना पड़ेगा इस रूल से। क्वाड्रेंट आपने पहचाना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, इसका मतलब कि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, याद रखिए, ऐड शुगर टू कॉफी से फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस वाला इसमें पॉजिटिव है, ठीक है ना। कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस की कुछ भी एंगल चाहे नेगेटिव चाहे जो है, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव आएगी। तो कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। और कॉस 45 की वैल्यू होती कितनी है? कॉस 45 की वैल्यू, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 आएगा, वो भी कैसा? पॉजिटिव। बस हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जांपल लेते हैं, अगर ये साइन माइनस 45 होता तो क्या होता? वही ये घूम कर आया तो माइनस 45 इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस, इसका ऑपोजिट जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका सेक, वो पॉजिटिव होता है, तो साइन तो हुआ ही नहीं पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया, ये -1/√2। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2। tan 45 आएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस थीटा रूल याद रहना चाहिए, माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब आप रिवर्स साइकिल में चल रहे हैं, उल्टा। दूसरा है, सबसे पहले अब यहाँ चलते हैं 90। अगर देखिए यहाँ प्लस थीटा में चलेंगे तब तो इसी में रहेंगे, और ये है 90 माइनस थीटा। अगर इस क्वाड्रेंट में रहना है तो आपका एंगल कितना होना चाहिए? 90 से कम, 90 से कम होना चाहिए। तो अगर इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा रूल क्या है कि साइन, अगर एंगल 90 माइनस थीटा है, अब थीटा एंगल चले, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है ऑल पॉजिटिव, तो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सब पॉजिटिव आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू है सब के सब। भैया वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू किसके बराबर आएगी ये पता करना है। तो वैल्यू देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर ध्यान देना है कि वैल्यू क्या होगा। तो आप जब इसमें रहते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 का है, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270, और फोर्थ है 270 to 360। तो आपका क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप कोई भी एंगल लोगे 90 माइनस थीटा, या याद रखना रूल है कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा एंड प्लस माइनस दोनों कर लो, ठीक है, और 270 प्लस माइनस थीटा, ये हमेशा सेम रेशियो देते हैं, सेम रेशियो। अभी बात नहीं समझ में आई, बताते हैं। और ये 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा क्या होंगे? सॉरी ये अपोजिट देता है, कहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये अपोजिट रेशियो देगा और ये देगा सेम रेशियो, ठीक है।
देखो ये क्या है कि जब आपका एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तब आपका जो रेशियो रहेगा वो अपोजिट रेशियो हो जाएगा, अपोजिट रेशियो हो जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पे दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो एंगल कौन सा बन रहा है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इस वाले रूल से बन रहा है ना 90 प्लस माइनस थीटा जो भी है, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा अपोजिट रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो क्या था साइन था, तो वो क्या हो जाएगा कॉस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा। साइन आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम क्वाड्रेंट में जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगेगा। साइन किसके हिसाब से लगेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। साइन जो कन्वेक्शन है कैसे चेंज होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, लेकिन जो रेशियो है वो किसके हिसाब से चेंज होगा इस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो अगर 90 और 270 में बातें होती हैं, ठीक है, 90 और 270 में बातें होंगी तो रेशियो चेंज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट रहते तो साइन उसके हिसाब से चलेगा। तो साइन कन्वेंशन तो आपको समझ में आ रहा है कि किसमें क्या होगा, लेकिन रेशियो अगर मैं यहाँ लिख दूं कॉस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस ही चल रहा है तो प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ भी कर लेते हैं कि प्लस वाला, एक एग्जांपल ले लिया माइनस का, एक एग्जांपल प्लस का, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखिए कॉस रेशियो और 90 के साथ आया तो सीधी सी बात है बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बदल जाएगा। लेकिन अभी साइन नहीं चेक किया मैंने, साइन क्या होगा तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव साइन। समझो ना भाई, देखो पहले तो क्या साइन भी कन्वेक्शन चेक करना है, क्योंकि देखो वैल्यूज जो है वो साइन तो चेंज करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ रेशियोज भी चेंज होंगे। लेकिन रेशियोज कहाँ चेंज होंगे सिर्फ 90 के साथ और 270 के साथ। 180 और 360 अगर एंगल ऐड करके आते हैं हम लोग आगे, तो वो क्या हो जाएगा वो सेम रेशियोज देगा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, लेकिन जब 90 to 70 आएगा तो रेशियोज चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से तीसरा समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा है तो क्या होगा, तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ tan का एग्जांपल, वरना आप कहोगे कि tan ले लिया, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया क्वाड्रेंट नंबर 180 माइनस 180 में से भाई कुछ घटेगा तो कम ही रहेगा 180 से, तो 180 से कम किसमें गया सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कुछ घटाओगे तो भाई सीधी सी बात है उससे कम में आओगे, उससे कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री यहाँ तक है ना, उससे कम सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो यानी क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले तो साइन लग गया, ठीक है। और 180 के साथ आएगा तो रेशियोज क्या रहेंगे 180 360 में रेशियो सेम रहता है, दैट इज माइनस tan थीटा, ठीक है ना। ये इस तरह कन्वर्ट होगा, कुछ भी ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, कॉस का एक एग्जांपल 180 प्लस थीटा में ले लेते हैं, या 180 प्लस थीटा फिर किस क्वाड्रेंट में चले गए थर्ड में आ गए, 180 में प्लस करोगे थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये tan और थी पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, साइन मिल गया, साथ ही साथ कॉस है 180 के साथ आया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस का सेम रेशियो रहेगा यानी कॉस थीटा, ठीक है। ये 90 प्लस थीटा और ये 180 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा है 180 प्लस माइनस थीटा, सेम इसी तरीके से 270 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा देख लेते हैं, ठीक है ना, सेम प्रोसेस पे होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है 270 प्लस माइनस थीटा, तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे साइन 270 प्लस माइनस थीटा आ गया तो क्या होगा,
साइन 270 प्लस माइनस थीटा है, या तो प्लस थीटा है या तो माइनस थीटा। चलो प्लस थीटा पहले ले लेते हैं, ठीक है। और साइन 270 माइनस थीटा दोनों चेक कर लेते हैं। पहले वो साइन 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ जोड़ोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, क्योंकि साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस वाला ही पॉजिटिव होता है, तो साइन वाले सारे क्या हो जाएंगे, साइन कॉस टेन, बाकी सब निगेटिव होते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। साइन मिल गया। अब क्या है, ठीक है, अब क्या है, इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि भैया रेशियो क्या रहेगा। तो साइन रेशियो होगा 270 के साथ, तो 270 और 90 के साथ अपोजिट रेशियो आते हैं, ये बात याद रखेंगे। और 180 और 360 के साथ सेम रेशियो। ऐसे याद करो ना, ऑड नंबर्स के साथ अपोजिट और इवन नंबर्स के साथ सेम, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो क्या होगा, साइन जो है वो 270 ऑड के साथ है तो बदल जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, फिर वही चीज है, ये गया 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। साइन क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड में भाई टेन पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। और साइन क्या 270 के साथ आ रहा है, अपोजिट रेशियो लगेगा, यानी कॉस थीटा। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ पॉइंट, 360 प्लस माइनस थीटा। अरे भाई 360 प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे और माइनस करोगे तो प्लस कर, अगर प्लस करोगे भाई 360 प्लस थीटा किसी चीज में करोगे तो 360 तो घूम गए हैं, और प्लस थीटा आओगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने के चांसेस ज्यादा है तो इसलिए ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब याद रखो 360 प्लस माइनस थीटा तो आप समझ ही गए कि साइन 360 प्लस साइन अपनी हटा दो, फिर tan ले लो, नहीं तो कहोगे आप। तो 360 प्लस थीटा या प्लस थीटा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो गया। tan का 360 के साथ रिलेशन है तो सेम रेशियो रहेगा, क्योंकि 360 के साथ सेम रेशियो आता है तो tan का tan ही रहेगा। tan का क्या रहेगा, tan थीटा। फिर जो रेशियो है वो वही रहेगा, सेम रेशियो लेना है। tan है तो tan, साइन है तो 270 के साथ और 190 के साथ बदल जाएगा, और 180 और 360 के साथ सेम रेशियो रहेगा। सिर्फ ध्यान दीजिए लेक्चर्स पे ठीक है, बहुत ध्यान से। इसी तरीके से tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और tan जो है 360 के साथ आया तो tan का tan ही रहेगा रेशियो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कुछ जेन्युइन एग्जांपल लेके समझाता हूँ, कुछ एंगल्स में, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉपी कर लो फटाफट, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप बताओ साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 210। अब साइन 210 कहाँ है सर, आप तो 90 प्लस पढ़ा है, 180 प्लस पढ़ा है, तो 210 तो कहीं आया नहीं। अरे आप 210 बनाओ ना, बना नहीं सकते आप, कैसे बनेगा भाई, 180 में 30 जोड़ दो तो 210 हो सकता है, या तो 270 में से 60 घटा दो तो बन जाएगा। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना, 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा तो क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो साइन 180 प्लस थीटा का रूल आया। अच्छा 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया चेक करो, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan खाली पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो गया, पहले ही समझ गए। और फिर ये है कि साइन जो है 180 के साथ आया, साइन अगर 180 360 के साथ आएगा तो सेम रेशियो, तो साइन 180 के साथ आया तो साइन का साइन ही रहेगा। और साइन थीटा होगा, थीटा यहाँ थीटा की जगह क्या दिख रहा है, अगर इसको 180 प्लस थीटा समझे तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है, थीटा की जगह सिर्फ 30 दिख रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, साइन 30। अब आपको 30 की वैल्यू तो पता है ना, 0 to 90 याद होना चाहिए, माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, दैट मीन्स माइनस हाफ, तो
तो साइन 210 की वैल्यू हो गई -हाफ, यानी साइन 210 डिग्री अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगी -हाफ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको समझ में सब आ जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। इसी को हम लोग 210 को साइन 270 -60 डिग्री भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने बोला था भाई। तब भी तो 210 डिग्री होगा। 210 का मतलब क्या, 270 में से 60 घटा के 270 में से 60 घटा दे, तब भी तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फिर वही बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि tan ही खाली वहां पॉजिटिव होता है, tan और cot। tan और cot दोनों याद रखो, उसके रेसिप्रोकल तो हमेशा, तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होते हैं भाई। साइन है तो साइन के साथ कोसेक भी, tan है तो tan के साथ cot भी, cos है तो उसके साथ sec भी। लेकिन यहाँ पे थर्ड में हम आए तो थर्ड में तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, फिर tan और cot खाली पॉजिटिव होता है, तो साइन कोसेक सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और यहाँ साइन 270 के साथ आया, तो साइन अगर 270 के साथ आया, 90 के साथ आया, तो क्या हो जाएगा, रेशियो हमेशा अपोजिट हो जाएगा। तो साइन का cos 60। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने बोला है नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि अपोजिट रेशियो का मतलब क्या समझते हो। अपोजिट रेशियो का मतलब साइन का cos, cos का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, और tan का cot, cot का tan, इस तरह का अपोजिट है, वो रेसिप्रोकल वाला नहीं। गलत मत समझ लेना, ये रेसिप्रोकल वाला अपोजिट नहीं, बस ऐसा समझो, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे हो गया -cos 60, -cos 60 माइनस हो गया cos 60 की वैल्यू 1/2, -हाफ आ गया। फिर भी तो आप चाहे इधर से 180 प्लस करके निकालो, चाहे 270 माइनस करके निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, उस पर भी आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, बाकी 210 पे मैंने ये भी करा दिया, सारे रेशियोज समझा दिए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था फिजिक्स में, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को उठाया, तो मैंने सोचा कि इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया जाए। ठीक है ना, ये एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो याद रखिएगा, इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, आपको मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कुछ एंगल का मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, और सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलिए, पहला यहाँ लिख देते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी इंटू होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये रूल है, फॉर्मूला है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सिंपल सी बात है। साइन ए प्लस बी, साइन के अगर दो एंगल का सम लेके कर रहे हो, जैसे 30 प्लस 40 कुछ भी है, तो दो एंगल का अगर सम लेके चल रहे हो 30 प्लस 45, ठीक है, तो साइन ए कॉस बी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, पहले एंगल के साथ साइन, दूसरे एंगल के साथ कॉस, प्लस दूसरे एंगल के साथ कॉस और पहले एंगल के साथ साइन, रूल है। सिमिलरली साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
बस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। साइन के रूल्स बहुत आसान होते हैं। दूसरा, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक एक एग्जांपल अभी मैं बता देता हूँ, इजी है। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के साथ एक खासियत है, साइन का तो बड़ा इजी है, कॉस के साथ एक खासियत, कॉस में दोनों कॉस एक साथ, फिर दोनों साइन एक साथ, दोनों एंगल पे कॉस एक साथ, दोनों एंगल पे साइन एक साथ। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, मैं रिफिल कर लूँ, इंक थोड़ा कम हो गया। चलिए, और सिंपल ऐसे टेन के साथ, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। फॉर्मूले हैं, इसको सीधा सीधा आपको लर्न करना है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। आप एक बार ध्यान से बैठ के सोचोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से बैठ के इसको देखोगे याद हो जाएगा। टेन ए माइनस बी, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये आपके बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। चलिए, इन सब पे एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहले एग्जांपल, साइन ए प्लस बी पे मैं ले लेता हूँ 30 प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे में सीधे करो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप या तो 90 प्लस थीटा का रूल लगा दो, या तो ए प्लस बी का रूल लगा दो। आपने 90 माइनस थीटा का भी रूल पढ़ लिया, साइन 90 माइनस थीटा इज, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। और साथ ही साथ साइन 90 माइनस 15 लिखा जाएगा ना, साइन 90 माइनस 15 का मतलब कितना हो गया, साइन 90 माइनस 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 है, तो साइन के साथ सेम रेशियो रहेगा, तो साइन अपोजिट रेशियो रहेगा, तो कॉस 15, ठीक है ना। ये तो उस रूल से, लेकिन आपको 15 डिग्री की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो आप 75 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। आपको 15 डिग्री नहीं पता ना कॉस में, तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये रूल हटाते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे काम आएगा ए प्लस बी फॉर्मूला। इसको हम लोग लिख देंगे साइन 45 प्लस 30 डिग्री। 45 प्लस 30 में दिख रहा है, इट इज डिनोटेड एज ए, ये बी की तरह, तो साइन ए प्लस बी अभी पढ़ा है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सब वैल्यूज आपको पता है, फटाफट आप रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। साइन 45 इज 1/√2, ये हो गया √3/2 प्लस 1/√2 इंटू √3/, सॉरी ये हाफ होता है, साइन 30 है तो हाफ होता है, एलसीएम हो गया 2√2, ठीक है, यहाँ पे हो गया √3, यहाँ पे आया 1,
ठीक है, 1 1 जा 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2, बस ऐसे निकालेंगे। दूसरा एक एग्जांपल कॉस पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉस, ठीक है, कॉस 105 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस 105 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको भी आप चेंज कर लो, कॉस 60 + 45 अप्लाई कर दो, कॉस a + b, इट इज a इट इज b। अभी पढ़ा था फॉर्मूला कॉस के साथ कॉस फर्स्ट एंगल कॉस सेकंड एंगल माइनस साइन फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल, ठीक है ना। तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस 60 हाफ कॉस 45 1/√2, ठीक है ना, माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। कैलकुलेट कर देंगे, 1 - √3/2 कॉस 105 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया आंसर कैलकुलेशन। 10 के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, फॉर्मूला याद है फटाफट अप्लाई करिए, आंसर निकालिए। ये सारे एंगल्स के लिए काम आ सकता है। यहाँ पे आपका 75 में, ठीक है ना, 90 + थीटा 90 - थीटा नहीं भी लगाओगे तो भी निकल आएगा। tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल tan 15 डिग्री इसको लिख सकते हैं tan 45 - 30 डिग्री। अब दिख रहा होगा tan a - b, आपको बताया फॉर्मूला tan 45 tan a - tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है ना, सॉरी 1 प्लस नेगेटिव दिया ना मैंने इसलिए प्लस मिस्टेक हो जाता है। tan 15 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 - 30 लिख सकते हैं, पहले तो लिख दिया। और tan ये a - b की तरह दिखने लगा, अब ये a - b की तरह दिख रहा है तो इट इज tan 45, तो अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये हो गया tan 45 1 tan 30 1/√3 अपॉन ये 1 + 1 × 1/√3। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 एलसीएम हो गया √3, यहाँ हो जाएगा 1 - √3 - 1 अपॉन ये हो गया √3 + 1/√3। दिस विल बी कैंसल आउट, इट इज √3 - 1/√3 + 1 tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1, ये होती है tan 15 की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीपल एंगल। एग्जांपल्स हो गए मेरे ख्याल से। अब आता है मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल एंगल रूल, मल्टीपल एंगल मतलब ऐसे एंगल जो बड़े होंगे, ठीक है ना, जैसे साइन ए ना होकर 2a हो जाए, डबल मल्टीपल है, 3a 4a 5a 7a 10a, ठीक है ना। 30 डिग्री का 10 गुना 300 हो गया। 30 डिग्री की वैल्यू पता है लेकिन 300 की वैल्यू आपको नहीं पता है, मल्टीपल एंगल। तो साइन 2a हम लोग ज़्यादा मल्टीपल ले लेंगे, 2 तक ही चलेंगे। साइन 2a क्या होगा,
इसका फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A। अब होता है cos 2A। cos 2A होता है, इसके 3 फॉर्मूले। एक होता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। दूसरा एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। एक और होता है तीसरा, वो होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। देखो कैसे होता है, मेन आपको याद रखना है cos 2A, sin 2A होता है 2 sin A cos A। सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ sin A cos A। ठीक है, cos 2A कैसे होगा? cos 2A का जो याद रखना, आपको ये याद रखना है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब आप स्क्वायर रिलेशन आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां पे पढ़ा आपने sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, पूरी टोटल क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इससे बन गया। अगर इस cos को साइन में बदल दो तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, cos से साइन में बदल दो तो ये फॉर्मूला, साइन को cos में बदल दो तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सीधा सीधा याद कर लो, क्योंकि अभी आपको मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो वो tan 2A ये होता है 2 टाइम्स ऑफ tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, tan 2A का फॉर्मूला 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में इतना ये फॉर्मूला अभी काफ़ी है, और ये फर्स्ट पार्ट है आज जो लेक्चर हुआ है। आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर को प्रिपेयर करके आइए और सेकंड लेक्चर पे हम लोग फोकस करेंगे। सेकंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको मिस मत करिए। और सेकंड लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आपको काइनेमैटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ग्राफ हैं, ये सारी चीज़ें फिजिक्स की समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देखिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।